नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूनी एग्जाम के इस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज दिनांक 10 अक्टूबर 2024 है और हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हुए हैं कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक प्रेरणादायक वक्तव्य है जो आपके जीवन में, प्रतियोगी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, प्रेरणादायक स्रोत। तो हम आपके बीच में उपस्थित करते हैं। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। ये प्रेरणादायक स्रोत, ये प्रेरणादायक वक्तव्य मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के द्वारा कही गई। रतन टाटा ने कई और भी महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए जो जीवन जीने में और आपको जीवन के विभिन्न बाधाओं को दूर करने में सहायता होगी। उसमें एक और उनके प्रेरणादायक लाइन है, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें और अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ चलें। तो इस तरीके के प्रेरणादायक जो वक्तव्य थे ये मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का था। और रतन टाटा जो जाने माने उद्योगपति थे, कल दिनांक 9 अक्टूबर को उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। और उन्हीं से संबंधित जो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है कि भारत के प्रमुख उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा 86 वर्ष की आयु में 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के रिच कैंडी हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो टाटा समूह है, विभिन्न क्षेत्रों में टाटा समूह की कंपनियां हैं, विभिन्न तरीके के कार्यों में लगी हुई है। तो उस समूह के अध्यक्ष थे रतन टाटा, से पूर्व अध्यक्ष थे। और रतन टाटा का जन्म जो है वो 1937 में हुआ था और वर्ष 1961 में वो अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। कहां से? टाटा स्टील से अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं और 1991 से 2012 तक वो टाटा समूह, पूरे टाटा ग्रुप्स के अध्यक्ष हुआ करते थे। और उसके अलावा रतन टाटा को पद्म विभूषण 2008 और उसके अलावा पद्म भूषण वर्ष 2000 में सम्मानित किया गया था। तो रतन टाटा एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे हमारे देश की नज़र से। उन्होंने कई क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उनकी कई कंपनियां थी और अपने टाटा समूह को उन्होंने वैश्विक स्तर की एक कंपनी के श्रेणी में लाकर रख दिया था। तो रतन टाटा का जाना एक बहुत बड़ी क्षति है देश के लिए। ये आज लगभग सभी न्यूज़पेपरों में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब हम आते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि क्या आज का जो दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज है वो कौन सा है। तो वो है नोबेल प्राइज, किससे संबंधित। हमने कल भौतिकी के नोबेल की चर्चा की थी, आज हम केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है, उसकी चर्चा करेंगे। तो वर्ष 2024 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से डेविड बेकर, डेमिस हासाविस और जॉन जंपर को सम्मानित किया गया है। तो ये तीन वैज्ञानिक हैं, डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हासाविस। इन तीन लोग को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो इसमें डेविड बेकर हैं, उनका योगदान क्या है? कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, ये प्रोटीन के डिजाइन के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और यह एक नए प्रकार का प्रोटीन बनाने का इनका जो योगदान है उसके लिए इनको डेविड बेकर को रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। इसके अलावा जो डेमिस हासाविस हैं और जॉन जंपर हैं, उनको कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल एआई के क्षेत्र में, और वो भी एआई किस क्षेत्र में काम करेगा? वो एआई एक अल्फाफोल्ड 2 नाम से जो उन्होंने विकसित किया है, वो प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी, प्रोटीन कैसे बनता है और उसका कैसे विकास होता है, उसकी भविष्यवाणी पहले से ही करेगा। तो उसके लिए इन दो को, डेमिस हासाविस और जॉन जंपर को, ये पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। इनका जो एआई के तहत जो इनका काम है वो क्या है? अल्फाफोल्ड 2 के तहत वो पता लगाएंगे कि प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी करेंगे, प्रोटीन की संरचना कैसी होती है। तो आप लोग जानते होंगे कि वैज्ञानिक बहुत ही दशकों इसमें लगे हुए थे, कई साल लग जाते हैं प्रोटीन की संरचना को समझने में।
2-3 साल, किसी भी एक प्रोटीन को 3-4 साल लग जाते हैं। तो उस प्रोटीन की, अलग अलग प्रोटीन की कैसी संरचना होगी, उसके संरचना को समझने लिए इन्होंने एक एआई मॉडल डेवलप किया है इन दोनों ने, और इन दोनों को इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा 2024 का। ये क्या है? इन खोजों ने न केवल जीवन के रासायनिक उपकरणों बल्कि प्रोटीन की संरचना को समझने में मदद की है। और इससे क्या होगा, नई दवाएं, वैक्सीन, चिकित्सा के जो उपचार के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, उनमें इनका बहुत ही ज्यादा योगदान होगा। इनके खोज का जो इन्होंने एआई बनाई है, किस उद्देश्य से? एआई जो है इन्होंने प्रोटीन की संरचना को समझने के लिए जो बनाई है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। हमने प्रोटीन की चर्चा जब चिकित्सा का नोबेल मिला था परसों 8 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में हमने चर्चा की थी कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन किस समय जो जीवन है, जो जीवधारी हैं, उनके जीवन में जो उनका जीवन को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है प्रोटीन। तो हमने 2 प्रोटीन की चर्चा भी की थी उस दिन, ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, और वो ऑक्सीजन के प्रसंचरण के लिए, और इंसुलिन जो आपके शर्करा जो होती है उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है शरीर में। तो ये प्रोटीन जो है वह अणु है जो कोशिकाओं के भीतर अधिकांश कार्य करते हैं, जो कोशिकाओं के भीतर काम करते हैं। और प्रोटीन बनता किससे है? वो अमीनो एसिड से। आपने सुना होगा, जो साइंस पढ़ा होगा, तो अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखलाओं से निर्मित होते हैं, और ये कार्बनिक अणु होते हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसके अलावा नाइट्रोजन और कभी कभी सल्फर आदि से निर्मित होता है। तो प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं, और अमीनो एसिड जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इनके सल्फर और इनके योग से बना होता है। तो उसकी जो संरचना होती है वो त्रिआयामी होती है, और ये संरचना बहुत ही ज्यादा जटिल होती है। तो इस जटिल संरचना को, इनका विकास कैसे हो रहा है और ये किस तरीके से बने होते हैं, इन विकास को समझने के लिए इन्होंने क्या है, डेमिस हसाविस और जॉन जंपर ने इन्होंने एआई का उपयोग करके इसकी संरचना को समझने में मदद की, और ये अल्फाफोल्ड 2 नाम से इन्होंने एक एआई सिस्टम को बनाया, जो गूगल के सहयोग से बनाया गया है, मतलब गूगल के साथ चल रहा है। तो उससे क्या है, आपको प्रोटीन की संरचना समझने में योगदान मिलेगा। और डेविड बेकर जो है वो क्या है, एक नए प्रकार के प्रोटीन की डिजाइन किया है। तो इस वजह से इन 3 व्यक्तियों को आपको नोबेल पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में मिला है। हम आगे थोड़ा सा इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि अल्फाफोल्ड 2 है क्या, जो हमने पहले ही बता दिया आपको कि अल्फाफोल्ड 2 एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर आधारित मॉडल है, जिससे प्रोटीन की जटिल त्रिआयामी संरचनाओं की भविष्यवाणी करने में विकसित किया जाएगा। तो क्या है इस एआई में जो है, वो जो आज तक जो प्रोटीन की संरचना कैसे डेवलप हुई वो उसमें डाल दिया जाए, और उसके आधार पर ये एआई एक निर्णय लेगा कि जो अल्प प्रोटीन है उनका विकास कैसे हो रहा है, किस तरीके से उनकी संरचनाएं बदल रही हैं। तो उसका निर्माण उस भविष्यवाणी की को अल्फा फोल्ड 2 के माध्यम से जाना जाएगा। और उसके अलावा कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, ये जो आपका है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन जो है, इसके माध्यम से क्या होगा, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर मॉडलिंग और एल्गोरिदम का उपयोग करके एक नया प्रकार का प्रोटीन, यहां प्रोटीन की संरचना समझी जा रही है, और यहां एक नए प्रकार का प्रोटीन ही डिजाइन किया गया है, जो विशेष कार्यों में डिजाइन किया जा सकता है, जो चिकित्सा के उपयोगी दवाओं के में एंजाइमों की संरचना बदलना और नए प्रकार के बायोमेटेरियल्स का विकास करेगा, उसके लिए इनका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आपने जान लिया कि किन का उपयोग करके अल्फाफोल्ड 2 और कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन जो है, उनके प्रयोग से हम लोग प्रोटीन के क्षेत्र में, प्रोटीन के विकास, प्रोटीन के अध्ययन के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तो इस वजह से रसायन का नोबेल पुरस्कार इन 3 व्यक्तियों को मिला है। हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो अभी ये द हिंदू से है, ये आरबीआई की जो मौद्रिक MPC है, जो कमेटी है, उसकी मीटिंग हुई, और उसमें आपका क्या रेपो रेट होगा उस पर निर्णय लिया गया है। तो रिजर्व बैंक की, भारतीय रिजर्व बैंक जो है, उसने उसकी जो 9 अक्टूबर 2024 को मौद्रिक नीति बैठक हुई, उसमें रेपो रेट जो है वो आपका 6.5 ही निर्धारित किया गया है। ये लगभग पिछले 10 बार से लगातार 6.5 ही रखा जा रहा है, ना इसको घटाया जा रहा है और ना बढ़ाया जा रहा है। तो आरबीआई ने अपनी जो मौद्रिक नीति की
घोषणा की उसमें रेपो रेट को 6.5 रखा है और आरबीआई ने अपनी इस बैठक में एक रुख दिया कि जो वापसी की स्थिति है उससे बदलकर हम न्यूट्रल की तरफ जाएंगे। यह बदलाव जो है वो संभावित दिसंबर 2024 और फरवरी 2024 में ब्याज दरों में कटौती के संकेत मिल रहे हैं। मतलब जो इन्होंने कहा है अपनी नीति में कि वापसी की स्थिति से हम न्यूट्रल्स की तरफ बढ़ेंगे। मतलब इससे यह लगता है कि जो दिसंबर में एमपीसी की मीटिंग होगी, ठीक है, उसमें हो सकता है दिसंबर में ब्याज दरों में कुछ कटौती देखने को मिल सकती है। तो ये हुआ है और इसके साथ ही यह निर्णय मुख्य कारण से देश की आर्थिक स्थिति, आप जानते हैं कि जो मौद्रिक पॉलिसी होती है उससे क्या होता है, देश की जो आर्थिक स्थिति है और मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति की स्थिति पर नजर रखी जाती है इसके माध्यम से एमपीसी के तहत। और जहां आरबीआई खास तौर पर खाद्य मुद्रास्फीति पर नजर रखने की बात कही है, ठीक है। इसके अलावा जो फिजिकल ईयर 2025 है उसके जीडीपी का जो विकास दर है उसको 7.2 पर बनाए रखने की बात कही गई है इस मीटिंग में, इस जो एमपीसी की मीटिंग में। अब थोड़ा सा एमपीसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, ठीक है, मौद्रिक नीति समिति क्या है, ठीक, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की एक महत्वपूर्ण समिति है जो देश की मौद्रिक नीति से जुड़े फैसले लेती है। तो जो देश की मौद्रिक नीति से जुड़े फैसले लेती है, इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में मूल स्थिरता को बनाए रखना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में मूल स्थिरता को बनाए रखना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना है, अर्थात मुद्रास्फीति ना बहुत कम हो जाए और ना ही इतनी ज्यादा हो जाए कि उससे अर्थव्यवस्था में एक संकट की स्थिति देखने को मिले। तो ये जो समिति है इसका काम क्या है, मौद्रिक स्थिति के निर्णयों से देश की आर्थिक स्थिति और आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिले। तो जो इनके निर्णय हैं वो देश की आर्थिक वृद्धि और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। और मौद्रिक नीति समिति की जो संरचना है, हम मौद्रिक नीति ये जो समिति है ये क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं और 6 सदस्य में 3 जो सदस्य होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित होते हैं और 3 सदस्य जो होते हैं वो भारतीय सरकार के द्वारा नामित किए जाते हैं। तो जो 3 सदस्य हैं वो आरबीआई से हैं और 3 जो सदस्य हैं वो किससे हैं, वो बाहरी सदस्य हैं आरबीआई से और सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। जो आरबीआई के प्रतिनिधि हैं उसमें कौन होगा, आरबीआई के गवर्नर होंगे और आरबीआई के गवर्नर के साथ साथ आपका डिप्टी गवर्नर और एक आरबीआई का अन्य अधिकारी होगा जो इस समिति में होगा। इस तरीके से ये 3 मेंबर हो गए और फिर उसके बाद जो 3 मेंबर अन्य होते हैं वो सरकार द्वारा नामित ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो मौद्रिक नीति से संबंधित विशेषज्ञ होते हैं और जिन्हें एक निश्चित समयावधि के लिए नामित किया जाता है। एक निश्चित समयावधि के लिए इन विशेषज्ञों को नामित किया जाता है और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, एमपीसी है, उनके मीटिंग्स में ये 6 सदस्य होते हैं, 3 सरकार की तरफ से और 3 आरबीआई की तरफ से, आपने देखा। और इनका मुख्य कार्य क्या है, तो एमपीसी का आपने जैसे पहले ही चर्चा कर ली कि अर्थव्यवस्था की स्थिरता और उसके साथ साथ आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना एमपीसी का मुख्य कार्य है। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि मुख्य कार्य रेपो रेट जैसी प्रमुख ब्याज दरों का निर्धारण करना है जो देश की वित्तीय संस्थाओं से उधार ली जाने वाली दरों को निर्धारित करती है। रेपो रेट के आधार पर ही बैंक जो है वो उसी हिसाब से अपनी ब्याज दरें निर्धारित करता है। तो जो एमपीसी निर्णय लेता है कि रेपो रेट कैसा रहेगा, बैंकों का ब्याज दर वैसा ही होगा, तो ब्याज दर महंगी होगी, सस्ती होगी, उस आधार पर निर्णय किस रेपो रेट के आधार पर और रेपो रेट निर्धारित किसके द्वारा होता है, एमपीसी के द्वारा। इसके अलावा यह समिति भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के लक्ष्यों को निर्धारित करने और यह सुनिश्चित करने की मुद्रास्फीति एक स्थिर और नियंत्रित सीमा के भीतर ही रहे, ठीक है। तो आपने देख लिया कि मुद्रास्फीति को एक स्थिरता के स्तर पर ले जाने पर कार्य किया जाता है और यह बताया जाता है कि जो 4 है आपका 4% जो मुद्रास्फीति है उससे 2 + 2 और -2 हो सकता है, मतलब ये 6 तक जा सकता है और 6 के अलावा 4 से 2 की तरफ जा सकता है, लेकिन उससे नीचे जाए या उससे 6 से ऊपर जाए तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक नकारात्मक दृष्टि होती है, ठीक है। तो इसलिए आरबीआई इन प्रमुख कार्यों को करती है आपके एमपीसी के द्वारा, ठीक है।
और अब इसकी अगली बैठक दिसंबर 2024 में होनी है। उसमें फिर से रिवाइज किया जाएगा कि क्या रेपो रेट के दरों में कुछ कटौती की जाए या ना की जाए। इसके अलावा हम नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। अभी जो हमारी अगली खबर है वो मालाबार एक्सरसाइज से है। तो मालाबार एक्सरसाइज जो है वो एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, उसमें अलग अलग देश भाग लेते हैं, तो हम उन पर चर्चा करते हैं। मालाबार अभ्यास जो है वो 1992 वर्ष में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास प्रारंभ हुआ था। ये एक मालाबार अभ्यास जब 1992 में शुरू हुआ था तो दो पक्षीय था। दो पक्ष कौन थे इसमें? इसमें इंडिया था और प्लस यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इंडिया और यूएसए के बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास एक्सरसाइज सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था, उसको मालाबार अभ्यास नाम दिया गया था। और यह समय के साथ ये बहुपक्षीय आयोजन के रूप में विकसित हुआ। तो बहुपक्षीय, अब इस समय इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा जापान और अमेरिका हो गया। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये चार देश जो हैं ये इसमें शामिल हो गए हैं मालाबार सैन्य अभ्यास में। ठीक है, बीच में सिंगापुर भी था, लेकिन 2007 में 1992 में ये दो देश थे और उसके बाद यूएसए और जापान भी इसमें शामिल हो गया 2007 के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सैन्य अभ्यास है ये बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास मालाबार अभ्यास के नाम से जाना जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें आपसी समझ और समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों को से निपटना है। ठीक है, तो जो हिंद महासागर है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें आपसी समझ और साझा समुद्री चुनौतियों से निपटना है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। मालाबार 2024 का आयोजन 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक विशाखापट्टनम में हो रहा है। ठीक है, और जिसमें भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की नौसेनाएं भाग ले रही हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की नौसेनाएं भाग ले रही हैं और ये नौसैनिक सहयोग और अंतर क्षेत्रीय सामंजस्य को बढ़ाने के लिए, नौसैनिक सहयोग और अंतर क्षेत्रीय सामंजस्य को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा मालाबार अभ्यास। ठीक है, तो मालाबार अभ्यास के बाद हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं कि आगे जो हमारी खबर क्या है। तो ये द हिंदू में एक कुछ महिलाएं दिख रही हैं, एक पिक्चर था। ये है कुचिपुड़ी से संबंधित। कुचिपुड़ी आर्टिस्ट हैं जो आफ्टर ए परफॉर्मेंस एज ए पार्ट ऑफ नवरात्रि फेस्टिवल कनिका दुर्गा टेम्पल इन विजयवाड़ा। ठीक है, तो विजयवाड़ा का एक टेम्पल है जिसमें कुछ कुचिपुड़ी एक्ट्रेस जो है वो खड़ी हैं, उनकी फोटो लगाया गया है। तो हम देख लेते हैं, ये हमारे कल्चर के दृष्टिकोण, कल्चर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुचिपुड़ी कहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है या कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो इसके बारे में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हमने यहाँ से ये पिक्चर के माध्यम से ये न्यूज ली है। तो कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो ये एक क्लासिकल डांस है जो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से उत्पन्न हुई है। ठीक है, और यह नृत्य मुख्य रूप से नाटकीय प्रस्तुतियों पर आधारित है। मतलब इस नृत्य के साथ साथ नाटक की भी प्रस्तुति होती है, किसी मंचन होता है। तो ये नृत्य मुख्य रूप से नाटकीय प्रस्तुतियों पर आधारित है जिसमें नृत्य, अभिनय और संगीत का अद्भुत संगम होता है। तो इसमें क्या है, ये केवल नृत्य पर ही आधारित, नृत्य के साथ साथ इसमें अभिनय और संगीत का महत्वपूर्ण संगम देखने को मिलता है। ठीक है, कुचिपुड़ी के नर्तक और नर्तकियां भगवानों की कथाओं, तो ये जो अभिनय होता है वो भगवान की कथाओं पर आधारित होती हैं और उनकी प्रस्तुति की जाती है और ये परंपरा मंदिरों से जुड़ी है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप यहां देखिएगा कुचिपुड़ी जो क्लासिकल डांस है वो कहां से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। पहला इंपॉर्टेंट तो ये है, ठीक, आंध्र प्रदेश से राज्य से संबंधित है और इसमें नाटकीय प्रस्तुतियों पर आधारित होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसमें भगवान की कथाओं का ही मंचन किया जाता है, ठीक, और मंदिरों से जुड़ी होती है। इसके अलावा कुचिपुड़ी के जो प्रमुख तत्व हैं, कुछ और चीजें हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो कुचिपुड़ी के प्रमुख तत्व हैं, अभिनय मतलब भाव प्रदर्शन और नृत्य जो शारीरिक कलाएं हैं वो का अद्वितीय संयोजन होना चाहिए। तो अभिनय जो है वो इंपॉर्टेंट है और नृत्य, क्योंकि इसमें कोई कहानी, कोई भगवान की कथाओं को आप प्रस्तुत करते हैं तो वो कथाएं जो चलेंगी उसमें अभिनय भी होता है और साथ साथ
नृत्य का भी संयोजन होता है। इसके अलावा क्या है, कलाकारों द्वारा जो पहनी जाने वाली पारंपरिक वेशभूषा आभूषण उनकी खूबसूरती से उनमें इजाफा होता है। तो ये देख रहे हैं पारंपरिक वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं, तो ये पहनकर ही इस नृत्य में शामिल हुआ जाता है। उसके अलावा कुचिपुड़ी एक अनोखी विशेषता है, इसे नाट्यम या नाटक के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है, जहां नृत्य के साथ साथ संवाद और संवाद के साथ अभिनय होता है। तो हमने जैसे पहले ही चर्चा कर ली कि नृत्य में क्या होता है, कथाएं होती हैं और कुछ नाटक की प्रस्तुति होती है। तो इसमें क्या होता है, संवाद के साथ साथ इसका अभिनय किया जाता है। कुचिपुड़ी के जो महत्वपूर्ण जो भारत के यामिनी कृष्णमूर्ति और राजा रानी शर्मा, ये इसके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। तो आपसे कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इसके महत्वपूर्ण कलाकार कौन है, जो मशहूर कलाकार हैं, तो वो कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति और राजा रानी शर्मा। ठीक है, ये इन कुचिपुड़ी से संबंधित कलाकार हैं। और कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, आंध्र प्रदेश का, इसीलिए ये विजयवाड़ा के टेम्पल, विजयवाड़ा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, तो वहां के टेम्पल में इसको आयोजित किया जा रहा है। तो ये वहां का महत्वपूर्ण नृत्य है। ठीक, इसके अलावा हम नेक्स्ट अपने जो न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो आप जानते हैं कैबिनेट की मीटिंग में एक निर्णय लिया गया है, कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें कैबिनेट बैठक में मुफ्त फोर्टिफाइड चावल, जो फोर्टिफाइड चावल हैं उनकी आपूर्ति जो है वो दिसंबर 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। और ये जो वितरित होता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना या कई अन्य योजनाओं में, कल्याणकारी योजनाओं के तहत जो चावल वितरित किया जाता है, मुफ्त फोर्टिफाइड चावल जो होते हैं, वो चावल अब कब तक बढ़ा दिया गया है, 2028 तक। इसकी सीमा 2028 तक जो है, अब ये चावल का वितरण किया जाएगा। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो भारत में कुपोषण, विशेषकर एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है। तो भारत जो है वो कुपोषण की समस्या से, एनीमिया की समस्या और अन्य पोषक तत्व जो है उनकी कमी से जूझ रहा है। तो ये जो योजना शुरू की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत से कुपोषण और एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है। ठीक है, इस योजना में चावल को विटामिन B12, आयरन और फोलिक एसिड से समृद्ध किया जाता है। तो ये सामान्य चावल नहीं होते, इन चावल को फोर्टिफाइड किया जाता है। तो वो क्या होता है, विटामिन B12, आयरन और उसके अलावा फोलिक एसिड, जो जिसकी कमी देखी जा रही है, जिससे पोषक तत्वों की कमी है, तो उन पोषक तत्वों के साथ इसको समृद्ध करके तब वितरित किया जाता है। ये 17,000 करोड़ की योजना है और ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। योजनाओं का कार्यान्वयन 2024 से 28 के चरणबद्ध किया जाएगा और इसका उद्देश्य गरीब तबके के लोगों का पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। तो हमने जैसे चर्चा कर ली कि ये योजना 2024 से बढ़ाकर 2028 तक कर दी गई है। मुफ्त जो फोर्टिफाइड चावल जो वितरित किए जाते हैं वो अब 2028 तक वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा एक अन्य इंपॉर्टेंट न्यूज थी न्यूज़पेपर में, तो वो हमने यहाँ पर शामिल कर लिया है। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिषद को समग्र रूप से विकसित करने की योजना को मंजूरी मिली है। तो ये भी कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है, तो उस मीटिंग में गुजरात के लोथल में ठीक राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिषद की इस समग्र विकसित करने की परिषद की समग्र रूप से विकसित करने की योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। तो गुजरात का लोथल, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि लोथल किस लिए इंपॉर्टेंट है। लोथल आप लोग जानते हैं कि लोथल एक हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक साइट है और ये प्राचीन हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम का एक पोर्ट है, बंदरगाह है। ठीक, तो वही लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर विकसित करने की बात कही गई है कैबिनेट मीटिंग में। ठीक, तो ये इस दृष्टिकोण से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत में जो ट्रेकोमा बीमारी थी आंख से संबंधित, उससे भारत को WHO ने मुक्त घोषित कर दिया है। तो भारत को ट्रेकोमा, जो अंधेपन का एक प्रमुख कारण था, उससे भारत को मुक्त घोषित कर दिया गया है। यह उपलब्धि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जो निरंतर अभियान और प्रयास थे, जागरूकता अभियान और प्रयास थे, उनके परिणाम के स्वरूप में ये मुक्त हुआ है ट्रेकोमा से भारत। ट्रेकोमा एक क्या है, ये एक बैक्टीरियल संक्रमण होता है। ठीक है, जो मुख्य रूप से गरीब और अस्वस्थ जीवन शैलियों में बच्चों को प्रभावित करता है।
जहां पर गंदगी और सफाई स्वच्छता की कमी देखी जाती है, वहां ट्रेकोमा जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसकी अधिकता देखी जाती है। और यह लंबे समय तक जब तक उपचार नहीं मिलता है तो इससे क्या होता है, अंधेपन का कारण बन सकता है। और ये 70s 80s के दौर में एक अंधेपन का प्रमुख कारण भारत में होता था। तो इस बीमारी के उन्मूलन के लिए स्वच्छता, स्वच्छ पानी की आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता जो हुई है भारत सरकार की तरफ से, उससे क्या हुआ है, इसके ट्रेकोमा से भारत मुक्त हो रहा है। ठीक है। और इसके लिए WHO द्वारा क्या हुआ है, जो मानक थे इस बीमारी के, कि एक निर्धारित मानकों के आधार पर भारत को इस बीमारी से अब पूरी तरीके से मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो देखी, उसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है जो आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, कि चाहे ये पूछ सकता है कि भारत 2024 में किससे मुक्त हुआ, या ये भी हो सकता है कि आपसे ट्रेकोमा से संबंधित पूछ ले कि ये कैसा इन्फेक्शन है। ठीक है। तो ये बैक्टीरियल है या वायरस से है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। ये इस दृष्टिकोण से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने विभिन्न न्यूज पर चर्चा कर ली। देखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। तो ये अभी जो कैबिनेट की मीटिंग में जो 2 निर्णय लिए गए, एक क्या है, जो मुफ्त फोर्टिफाइड चावल थे उनको 2028 तक वितरित करने बढ़ा दिया गया है। ठीक है। उसके अलावा गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिषद की स्थापना की बात की गई है। ठीक। उसके पहले जो एक कुचिपुड़ी से संबंधित था, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपके कल्चर के एग्जामिनेशन के लिए या प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए, मतलब कल्चर के दृष्टिकोण से, कल्चरल वाले टॉपिक से इससे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो कुचिपुड़ी से संबंधित ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हमने बताया कि जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है। ठीक है। उसके अलावा मालाबार अभ्यास के बारे में हमारी चर्चा हुई कि मालाबार अभ्यास 1992 से शुरू हुआ और ये एक बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। और ये जो मालाबार अभ्यास है वो कहां हो रहा है, विशाखापट्टनम में, वर्ष 2024 का 8 से 18 अक्टूबर के बीच। और इसमें कौन कौन से देश हैं, इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक। ये इनके मत बहुपक्षीय एक सैन्य अभ्यास है। उसके अलावा हम जो अन्य खबर हमारी इंपॉर्टेंट थी वो MPC मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ जो कमेटी है उसने क्या निर्णय लिया है, जो ब्याज दरों पर और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, कैसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है, उनकी संरचना क्या है, वो किन विषयों पर कार्य करती है वित्तीय स्थिरता और आर्थिक समृद्धि के लिए, तो उस विषय पर चर्चा कर लिया। उसके अलावा जो RBI की जो ये MPC कमेटी है उसने जो निर्णय लिया है कि जो रेपो रेट रहेगा वो 6.5 रहेगा, इसके बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली है। और उसके अलावा जो इस बार का नोबेल प्राइज मिला आपके केमिस्ट्री के क्षेत्र में, जो 3 व्यक्ति हैं, कौन से, डेविड बेकर, डेमिस हसाविस और जॉन जंपर, इनको जो इस बार का रसायन शास्त्र का या केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली कि प्रोटीन से संबंधित इन 2 वैज्ञानिकों ने, डेमिस हसाविस और जॉन जंपर ने AI के आधार पर प्रोटीन की जो अल्फा फोल्ड के द्वारा प्रोटीन की जो संरचना है उसकी भविष्यवाणी करने में सक्षम बनाया है। और इससे क्या होगा, जो चिकित्सीय उपचार हैं, नई दवाएं हैं, वैक्सीन हैं, उनके खोज के, उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और इसके अलावा जो डेविड बेकर हैं वो नए प्रकार के प्रोटीन, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन पर उन्होंने काम किया और एक नए प्रकार के प्रोटीन को विकसित किया है। ठीक है। तो इसकी चर्चा हमने कर ली है। और उसके अलावा जो हमने एक और जो इंपॉर्टेंट, जो हमारे देश के बहुत महत्वपूर्ण हस्ती थे रतन टाटा, उनकी जो डेथ हुई, उन पर, उनके निधन पर हमने बात कर ली कि वो किस समूह से जुड़े थे और किस लिए हमारे इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। इसके अलावा हम अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स लेकर कल उपस्थित होंगे। इसके साथ साथ अब हम जो हमारे 10 डेज के करंट अफेयर्स थे उनसे कुछ क्वेश्चंस हम लेकर नेक्स्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपके बीच में उपस्थित होंगे और उस पर हम क्वेश्चंस के साथ आपसे चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स का जो नया करंट अफेयर्स होगा उसके साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।